वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा रोग आहार विहार की गलतियों के कारण होते हैं और आहार विहार की कुछ गलतियां हम ऐसी कर बैठते हैं जिससे वात प्रकोपित होकर हमको 80 प्रकार के रोग करता है। इस 80 प्रकार के वात के रोगों से बचना है तो आहार विहार की कुछ गलतियां हमको छोड़नी पड़ेगी, सुधारनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम आहार विहार की ऐसी 10 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो वर्षा ऋतु में जहर के समान है। उसको हम छोड़ देंगे तो हम वात रोगों से बच पाएंगे। तो सबसे पहली गलती है हरे पत्ते वाली सब्जियों का सेवन करना। हाँ, विंटर सीजन में ठंड की ऋतु में जो हरे पत्ते वाली सब्जियां अमृत के समान होती है, वही वर्षा ऋतु में आकर भारी हो जाती है। शाकानी प्रायविष्टंभी यानी कि वो विष्टंभ पचने में भारी होकर अपचन पैदा करती है और उसमें फंगस लगने का चांस सबसे ज्यादा होता है पत्तों वाली सब्जियों में। तो उसको खाने से हमको बहुत प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसके लिए हरे पत्ते वाली सब्जियों का सेवन वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए। नंबर 2, वात करने वाले पदार्थों का सेवन। वात करने वाले पदार्थ यानी कि वात को बढ़ाने वाले पदार्थ जैसे आलू हो गया, मटर हो गया, भिंडी हो गई, ये सारे जो वात कारक पदार्थ है, वाल हो गया, तो ये सारे जो वात कारक पदार्थ है यानी कि वायु को बढ़ाते हैं, इसका और ऋतु में हम सेवन करें बराबर है। लेकिन बारिश की मौसम में वर्षा ऋतु में तो ऐसे ही वात प्रकोपित होता है, उसमें भी हम ऐसे वात कारक द्रव्यों का सेवन करते हैं तो वायु बहुत प्रकोपित हो जाता है और इसके कारण छोटे से पेन से लेकर बड़े पक्षाघात जैसे रोग इस ऋतु में हो सकते हैं। इसके लिए भूलकर भी वात को प्रकोपित करने के द्रव्य लेने भी पड़े तो एक दो से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, वो भी कभी कभी लेना चाहिए, बाकी रोज के भोजन में उसको छोड़ देना चाहिए। तीसरा, रात्रि जागरण और दिन में सोना। रात को जगने से वायु प्रकोपित होता है, ऐसे ही वर्षा ऋतु में ऐसे ही वात का प्रकोप है और उसमें भी रात्रि जागरण हम करें तो अत्यंत वायु का प्रकोप होता है। तो उसमें चक्कर आना, सिर दुखना, सुस्ती रहना और खास करके हाई बीपी या लो बीपी हो जाने जैसी गंभीर समस्या होती है। इसके लिए वर्षा ऋतु में तो भूलकर भी रात्रि का जागरण नहीं करना चाहिए। सेम दिन में सोने का जो ग्रीष्म ऋतु में अच्छा माना गया है, वही वर्षा ऋतु में अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि पचने की जो पाचन करने के लिए जो क्रियाशीलता शरीर को चाहिए वो नहीं बनती है और शरीर पूरा जड़ हो जाता है। क्योंकि ऐसे भी मॉइस्चर के कारण शरीर जड़ है, दिन में सोने से और जड़ता आती है। इसके लिए इस ऋतु में तो रात्रि का जगना और दिन में सोना छोड़ देना चाहिए। चौथे नंबर की बात है अति परिश्रम करना, व्यायाम करना या मैथुन करना। परिश्रम करने से, अति परिश्रम करने से शरीर की थकावट होती है, शरीर रुक्ष होता है। ऐसे ही बारिश के कारण शरीर में रुक्षता आती है, परिश्रम के कारण और बढ़ती है तो स्नायु के दर्द, पेन हो सकते हैं। आगे व्यायाम, एक्सरसाइज। ऐसे ही शरीर में अग्नि मंद है, शक्ति का क्षय है, व्यायाम यदि किया तो और शक्ति का क्षय होगा और इस समय पौष्टिक तो हम कुछ इतने मात्रा में खा नहीं सकते हैं क्योंकि अग्नि मंद है, खाया तो पचेगा नहीं क्योंकि अग्नि मंद है, तो अपचन होगा। इसके लिए इस ऋतु में व्यायाम करना लाभदायी नहीं होता है। आयुर्वेद मना करता है इस ऋतु में हेवी एक्सरसाइज या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। मिथुन की भी बात ऐसी ही है, उससे भी वात बढ़ता है, श्वसन क्रिया अधिक हो जाती है और शक्ति का क्षरण होता है, जिसको पूर्ति करने के लिए जो भारी पदार्थ चाहिए वो तो इस ऋतु में खा नहीं सकते। इसके लिए मिथुन का भी मना करता है आयुर्वेद वर्षा ऋतु में। 5वें नंबर की बात है वो है प्रवास और यात्रा। हाँ, प्रवास और यात्रा ठंड की ऋतु में तो लाभदायी होती है शरीर और मन को, लेकिन इस ऋतु में यदि यात्रा प्रवास किया जाए तो एक तो आहार विहार में ऐसे ही परिवर्तन कुदरती रूप से पर्यावरण की दृष्टि से होता है। जहां पर हम जाते हैं वहां जलवायु का परिवर्तन होता है और प्रदेश में बहुत सारे वातावरण परिवर्तित होने के कारण
जल की बारिश के कारण और मॉइस्चर के कारण बहुत सारे रोग हो सकते हैं हमको। दूसरा, शरीर थकावट अनुभव करता है और शरीर की थकावट के कारण अतिशय रुक्ष बन जाता है और उसके कारण भी हमको बहुत सारे रोग होते हैं। इसके लिए सन्यासियों का भी जो चातुर्मास का कंसेप्ट आया है, उसमें यही एक था कि सदा सर्वदा यात्रा करने वाला यति सन्यासी भी 4 महीने तो यानी कि कम से कम 2 या 4 महीने जो वर्षा ऋतु में तो कम से कम एक स्थान पर ही रहेगा। इसके लिए या तो उसको वर्षावास कहा गया है या तो उसको चातुर्मास कहा गया है। तो चातुर्मास में पहले के लोग कभी भी यात्रा और प्रवास नहीं करते थे। वहाँ तक भी कि सन्यासी और यति भी जो हर हमेश प्रवास रस रहते थे, वो भी इस ऋतु में तो प्रवास छोड़ देते थे और आज भी वो परंपरा चालू है। कितनी वैज्ञानिक दृष्टि आयुर्वेद की है जो भारतीय परंपराओं में सम्मिलित हो गई है। तो यात्रा और प्रवास इस ऋतु में तो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। छठी बात, ठंडा पानी, चिल्ड वाटर या तो फिर सामान्य पानी। ऐसे तो ठंडा पानी आप पी सकते हैं घड़े वगैरह का, लेकिन जो गर्मी की मौसम में घड़े वाला पानी या ठंडा पानी हमारी प्यास बुझाता है, वही ठंडा पानी यदि बारिश में लिया जाए तो वही ठंडा पानी शरीर में ठंड को बढ़ाता है, शरीर में अग्नि को मंद करता है और ऐसे ही अग्नि मंद है, ऊपर से ठंडा पानी पिया, अग्नि और मंद हो जाती है तो भूख नहीं लगती है और भूख न लगने के कारण आपको पता है सर्वेपि रोगा जायन्ते मंदे अग्नो, सभी रोगों होने का मूल संप्राप्ति प्राप्त होती है। इसके लिए वर्षा ऋतु में पानी या तो गुनगुना या गर्म या उबाल करके ठंडा किया हुआ पीना चाहिए ताकि वो लघु हो जाए, वो गुरु न रहे और खास करके अग्नि को मंद न करे। नंबर 7, नदी का पानी, जलाशयों में जाना या जलाशयों में तैरना। जी, चरक सूत्र में चरक संहिता के सूत्र स्थान में बताया गया है कि वर्षा नादयम उदकानाम, यानी कि सबसे खराब पानी जो कोई है तो वर्षा ऋतु में नदी का पानी माना गया है। तो पीना भी पड़े तो हम कुएँ का या तो पानी पी सकते हैं या जो हमारे रोज-बरोज का जल आ सकता है उसको उबाल कर ठंडा करके पी सकते हैं। लेकिन भूल कर भी नदी का पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि नदी में बहुत सारी जो कचरा है, गंदगी है, वो बहुत सारी आती है और वर्षा ऋतु में नदी गंदी हो जाती है और वो पानी पीने से हमको बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और उसके कारण भी बहुत रोग होते हैं। इसके लिए वर्षा ऋतु में तो नदी का पानी ज़हर समान है। दूसरा, जलाशयों में जाना। अननोन या नोन किसी भी प्रकार के स्विमिंग पूल में या जलाशयों में यदि आपको स्नान भी करना है तो गर्मी की ऋतु में करना उत्तम है। ठंड की ऋतु में मध्य में, बारिश में तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसी राजकोट के एक हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर एक जलाशय में तैरने के लिए गए थे, वर्षा की ऋतु थी। उसको पानी के कारण ऐसा कीड़ा या कोई इन्फेक्शन अंदर गया, धीरे-धीरे वो उसके ऑर्गन खत्म होने लगे और 3 दिन में लंदन से भी डॉक्टर आ गए, बम्बई के डॉक्टर आ गए, 3-4 दिन में तो सब हो गया, लेकिन कोई बचा नहीं पाया। ऑर्गन फेल्योर के कारण हो गया ये और उसका पता चला कि वर्षा ऋतु में जलाशयों में ऐसे कीड़े, ऐसे जीव-जंतु उत्पन्न हो जाते हैं जो पानी के द्वारा हमारे शरीर के भीतर जाकर अनेक प्रकार के ऑर्गन फेल्योर जैसी गंभीर बीमारियां कर सकते हैं। तो ऋषि मुनियों ने बताया हुआ सत्य आज भी लोग अनुभव कर रहे हैं। यदि उन्होंने ये जान लिया होता, चरक संहिता का एक सूत्र भी जान लिया होता, तो डॉक्टर अवश्य आज जिंदा होते और बच पाते। तो आप भी यदि कहीं पर भी जाते हैं तो कहीं पर भी जलाशयों में या स्विमिंग पूल में कम से कम वर्षा ऋतु में तो स्नान नहीं करें क्योंकि उससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। नंबर 8, अधिक दूध दही का सेवन। जिस दूध को, दही को आयुर्वेद में अमृत की उपमा दी गई है, वही आयुर्वेद दूध दही जैसे पदार्थों का वर्षा ऋतु में सेवन करने का मना बोल रहा है या कम करने का बता रहा है। दूध पीना भी पड़े, दही खाना भी पड़े, थोड़ी मात्रा में ही वर्षा ऋतु में लेना है या तो छोड़ देना है। इसके लिए हमारे यहाँ उपवास का, एकासन का महत्व आया। इसी ऋतु में इसके लिए आया क्योंकि इस ऋतु में दूध जैसे, दही जैसे गरिष्ठ पदार्थ पचाने के लिए अग्नि ही प्रबल नहीं होती है, अग्नि की इतनी
उत नहीं होती है तो वो पचा नहीं पाती है। तो ये भी एक बहुत ध्यान में रखने जैसी बात है। आगे मेवा और मिठाई। मेवा मिठाई ऐसे तो आप ठंड की ऋतु में ले सकते हैं, सूखे मेवे वगैरह अलग-अलग प्रकार की मिठाई, लेकिन बारिश की ऋतु में तो मेवा मिठाई ज़हर के समान बन जाता है, क्योंकि उसको भी पचाने वाली जो अग्नि चाहिए, वो अग्नि नहीं होती है, अग्नि मंद होती है। तो मेवा या मिठाई यदि हमने ले भी लिया, तो लाभ से ज़्यादा हानि करता है, पचता नहीं है, अजीर्ण करता है और पेट के अनेक प्रकार के रोग करता है। तो मेवा मिठाई की ऋतु भी ये नहीं है, इसको भी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और अंतिम में आतप सेवन, यानी कि और ऋतु में तो आप यदि धूप में चले जाएँगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इस समय जो बारिश के समय पर यदि वो धूप निकलती है, वो धूप अतिशय तीक्ष्ण होती है, क्योंकि यदि बारिश चली गई तो धूप निकलती है, वो धूप प्राकृतिक नहीं होती है, उसमें मॉइस्चर भी मिक्स होता है और उसके कारण वो मिक्स में हमारे शरीर में जाता है तो वो धूप विकृत होती है। तो इसके कारण भी, वो आतप सेवन के कारण भी बहुत सारे रोग हमको हो सकते हैं। इसके लिए ठंड की जो धूप होती है वो आरोग्यदायक होती है, लेकिन वही वर्षा ऋतु की जो धूप होती है, यानी कि तीक्ष्ण सूर्य के जो प्रकाश होता है या तो फिर आतप होता है, वो आरोग्यदायी नहीं होता है, उससे भी बहुत सारे रोग होते हैं। तो ये 10 बातें ऐसी है जो हम प्रायः गलती से कर बैठते हैं और उसके कारण हमारा वात प्रकोपित हो जाता है, वो हमको पता ही नहीं चलता है। और वात प्रकोप के कारण अनेक प्रकार के रोग हमको ऐसे हो जाते हैं जो पूरे जीवन ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पक्षाघात नाम का वात का रोग एक बार यदि हो गया, तो वो एक ही रोग ऐसा होगा कि पूरा जीवन हमको बेड में सुला देगा। तो इससे लोग बच सके, इसके लिए संस्कृति आर्य गुरुकुलम के द्वारा ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाए जाते हैं। तो ये बारिश की ऋतु के जो 10 चीजें छोड़ने की है, ऐसी हर एक ऋतु में कुछ ना कुछ चीजें छोड़ने जैसी होती है, कुछ ना कुछ चीजें लेने जैसी होती है। ये यदि पूरा वीडियो आप देखना चाहे तो ऋतुचर्या का हमारा 45 मिनट का वीडियो है, वो आप अवश्य देखिए। उसमें पूरी की पूरी ऋतुचर्या बताई गई है, ताकि आप गलती न करें और आप जीवन भर स्वस्थ रह पाए। नमस्कार। जय